जो आप देख रहे हैं वो तो आप ठीक ही देख रहे हैं, लेकिन उससे जो आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये देख रहे हैं कि रिश्ते का रूप बदलता है। जैसा आमतौर पे माँ बाप का और बच्चे का होता है, अद्वैत में आने के बाद वो बदलता है, बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो उसके सारे रिश्ते भी बदलते हैं, तो वो आपने ठीक ही देखा है। लेकिन उससे आपने जो निष्कर्ष निकाला है उसकी कोई खास उपयोगिता नहीं है। आपने निष्कर्ष ये निकाला है कि वो चला गया, उसे खो दिया, वो दूर हो गया। कितना पास था पहले जो अब दूर होने का भय सताता है। इतनी क्या कीमत थी पहले वाले रिश्ते में कि आपको लगता है कि उससे बेहतर कोई रिश्ता दूसरा हो ही नहीं सकता। ये तो आप देख पाते हैं कि कुछ है जो नहीं रहा क्योंकि वो बदल गया, पर ये भी तो देखिए कि अब किसकी संभावना पैदा हुई है। इस बात से बिल्कुल इनकार क्यों कर देते हैं, इस संभावना को बिल्कुल नकार क्यों देते हैं कि अगर रिश्ते का पुराना प्रारूप गया है तो उससे कहीं ज़्यादा सुंदर और सुदृढ़ कोई अन्य रिश्ता संभव हो सकता है। थोड़ा ठीक ठीक बात करिएगा। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया से आप अपरिचित हों या हम अपरिचित हों। दुनिया भर के माँ बाप और उनके रिश्तों को आप देखते हैं, ठीक है ना, और वो सब लोग अद्वैत में तो होते नहीं। उनमें कितनी ईमानदारी और कितना आनंद पाते हैं आप, सही सही बताइएगा। अपने आसपास भी आप बहुत सारे बच्चों को और वयस्कों को और उनके माँ बाप को भी देखते होंगे, शायद आपके अपने भी माता पिता अभी हों। उनमें कितना अपनापन, कितना प्रेम, कितना सौहार्द, कितनी आत्मीयता आप पाते हैं, सही सही बताइएगा, जवाब दीजिए। आप सब यहाँ बैठे हैं, बोलिए, क्योंकि कहा यह गया है कि अद्वैत में जो बच्चे आते हैं आमतौर पे उनके सबके माँ बाप को तकलीफ हो जाती है। बात एक कुछ इनसिक्योरिटी तो क्रिएट होती नहीं, है। तो फिर मैं उसी में जानना चाहता हूँ ना कि दुनिया भर के जो बच्चे हैं या उनके जो माँ बाप हैं वो तो अद्वैत से संबंधित नहीं है। मुझे बताइए उनके रिश्ते कितने मीठे हैं। छोड़िए बच्चों और माँ बाप के रिश्तों को, दुनिया भर में इंसान और इंसान का जो रिश्ता है उसमें कितना प्रेम है ये बताइए। दुनिया भर में आप रिश्ते देखती हैं, भाई का भाई से, दोस्त का दोस्त से, पति का पत्नी से, माँ का बेटे से, पिता का बेटी से। आप ये बताइए उन रिश्तों में आपने कितना दम देखा है, कितनी ईमानदारी देखी है। मैंने देखा है, मतलब मैंने कोशिश की है ये जो आप कह रहे हो, और मुझे लगता है ऐसा फीलिंग आती है कि सबने एक दूसरे को बांधा हुआ है, ना खुद खुल रहे हैं ना किसी दूसरे को खुलने दे रहे हैं। खुद भी चाहते थे खुल के जिए, अब वो कोई जीना चाह रहा है तो या तो उसकी खुशी नहीं देखी जा रही है या डर लग रहा है तो उसको भी नहीं खुलने दे रहे। मुझको हर जगह मेरे को तो यही दिखाई दे रहा है। आपसे एक बात बोलता हूँ, ये सामने मोनिका जी बैठी हुई हैं, ये ऐसी नहीं है कि किसी के भी दबाव में आ जाए। ये कैंसर से नहीं डरी, मुझसे क्या डरेंगी। तो ये मत सोचिएगा कि वो मेरे प्रभाव में आके कुछ बोल रही हैं। ये ऐसी नहीं है कि किसी से प्रभावित हो जाए। तो अगर वो ये कह रही हैं कि दुनिया में रिश्तों का मतलब ही यही होता है कि तुम मुझे बांधो मैं तुम्हें बांधूं, तो जरा उनकी बात पे गौर करिए। अगर दुनिया में रिश्ते ऐसे ही हैं सब, तो अगर मैं कहता हूं कि उन रिश्तों से ज्यादा सुंदर कुछ संभव है, उन रिश्तों को पीछे छूटना चाहिए ताकि इंसान से इंसान का एक दूसरा और बेहतर रिश्ता सामने आ सके, तो मैं क्या आपके ही हित की बात नहीं कह रहा हूं? कहिए, बोलिए, मैं आपकी जिंदगी खराब कर रहा हूं या बेहतर बना रहा हूं? पर आरोप हमेशा यह रहता है कि इसने तो घर तोड़ दिया। घर था कैसा जो इतनी आसानी से टूट जाता है?
उस घर की बुनियाद में दम क्यों नहीं था? मैं कहता हूं नए घर संभव हैं, और उन घरों की बुनियाद ऐसी होगी कि फिर किसी की हिलाई नहीं हिलेगी, मौत की हिलाई भी नहीं हिलेगी। आप ही रहेंगे और आपका ही बेटा रहेगा, व्यक्ति नहीं बदल जाएंगे। अब बेटा आप दूसरा कहां से लाओगे? बेटा तो, बड़ा बेटा तो यही है, लेकिन रिश्ता कुछ अब ऐसा होगा कि अब वो किसी के हिलाई नहीं हिलेगा। वो नया रिश्ता बन सकता है, पर आप उसमें बाधा डाल दोगे अगर आप कहोगे कि नहीं, पुराना वाला ही चलता रहे। अद्वैत जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। अद्वैत तो कहता है कि द्वैत भी नहीं चलेगा, किसी तरह के दो नहीं चलेंगे, क्योंकि दो माने भेद, दो माने दूरी, दो माने बंटवारा। अद्वैत का तो मतलब होता है एक कर देना। जो अद्वैत एक करता है वो मां को बेटे से थोड़ी ही अलग करेगा। पर फिर भी कह रहा हूं कि आपने कुछ जो नोटिस किया है वो सही है। वो सही ये है कि कुछ तो टूटता है, और जब पुराना टूटता है तो अफसोस भी होता है, दुख भी होता है, और भीतर से विरोध भी होता है। आप गौर करिए कि क्या टूट रहा है। आप कहते हैं फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटी आती है कि आगे हमारी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। अच्छा, आपके सामने दो बातें रखता हूं, आप चुनिएगा। अगर आप वाकई किसी से प्यार करते हो और दो विकल्प हो आपके पास, पहला कुछ ऐसा हो जाए जिसमें उसका हित हो, और दूसरा कुछ ऐसा हो जाए जिसमें वो मेरी बात सुने, आप इन दोनों में से क्या चुनोगे? तो आप क्या चाहते हो, उसका हित या ये कि वो आपकी बात सुने? उसी का हित चाहते हैं, मतलब उसकी खुशी चाहते हैं। उसका हित ना। जहां प्रेम होता है वहां ये थोड़ी देखा जाता है कि वो मेरी बात सुन रहा है कि नहीं। वहां तो ये देखा जाता है कि मेरी सुनो या ना सुनो, वो हो जिसमें तुम्हारी भलाई है, बेहतरी है, हित है। और अगर मैं बार बार कहूं कि नहीं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तो फिर मैं उसकी ओर देख रहा हूं या अपनी ओर? कहिए, जवाब दीजिए। अगर लगातार मेरा आग्रह यही बना हुआ है कि भाई मेरी बात सुनो, मैं क्यों कहूं मेरी बात सुनो? मैं आपको कैंप में भी लाया हूं तो आपका परिचय 15 अन्य लोगों से करा रहा हूं। आप यहां से 15 रीडिंग्स लेके वापस जा रहे हो, क्योंकि अगर मैं आपसे प्यार करता हूं तो मैं कहूंगा भाई अगर किसी ने मुझसे भी आगे का कुछ बोला हुआ है तो तुम उसकी ओर जाओ। मैं तुम्हें कबीर के हाथों सौंपता हूं, जाओ कबीर के पास। मैं तुम्हें जो दे सकता था दिया मैंने, अब तुम कबीर के हुए, जाओ कबीर के पास जाओ। मैं क्यों खलील जिब्रान से आपका परिचय कराऊं? मुझे डर लगना चाहिए खलील जिब्रान को पढ़ लेने के बाद ये मुझे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। पर प्रेम है मुझे, आपका हित चाहता हूं, तो मैं कहता हूं कि खलील जिब्रान से ही नहीं, यहाँ उपनिषद भी हैं, यहाँ लाउत्ज़ू भी हैं, नानक आ रहे हैं, मीरा आ रही हैं। मैं आपको नानक और मीरा के पास क्यों ले जाऊं? आप यहां पर आ गए हो, मैं कहूंगा बैठो मेरी बात सुनो। पर जब आदमी मात्र अपना हित नहीं देख रहा होता तो वो कहता है कि कोई और भी है अगर जिससे तुम्हें फायदा होता है तो मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा, क्यों ना ले जाऊं? अच्छा एक बात बताइए, सच सच बताइएगा, आपको पक्का भरोसा है कि आपने खुद अपनी जिंदगी के लिए जो निर्णय लिए हैं वो आदर्श थे, या आप रोजमर्रा जो निर्णय लेते हो वो सब ठीक ही होते हैं, बिल्कुल उचित बैठते हैं? हर आदमी प्रतिपल कुछ निर्णय ले ही रहा होता है। दिन में आप 5, 7, 10 तो ऐसे निर्णय लेते ही होंगे जिसमें आप कह पाओ कि अभी ये डिसाइड किया, अभी ये फैसला किया। कहते हो कि नहीं? रोज आप जो निर्णय लेते हो ये सब ठीक बैठते हैं? कभी बैठते हैं, कभी नहीं बैठते हैं ना, ऐसा ही होता है ना। तो जब आपको ही पक्का नहीं है कि आप अपनी ही जिंदगी के लिए जो निर्णय लेते हो वो पूर्णतया उचित है या नहीं, तो किसी और की जिंदगी के लिए आप आश्वस्त कैसे हो सकते हो कि आपका ही निर्णय उचित है? कहिए, संभावना है कि नहीं कि आपके निर्णय से हटकर भी या आपके निर्णय के विरुद्ध भी आपका बेटा कुछ करे
तो हो सकता है वही ज्यादा उचित हो उसके लिए। हो सकता है कि नहीं हो सकता, संभावना कह रहा हूं, हो सकता है ना। अब अगर मुझे प्रेम है उससे, तो मैं उसके सामने अपनी बात रख तो दूंगा, लेकिन इस बात से आहत अनुभव नहीं करूंगा कि उसने मेरी बात का अक्षरशः पालन क्यों नहीं किया। प्रेम में एक दूसरे को बांधा नहीं जाता। बांधने का नतीजा जानते हैं क्या होता है? बांधने का नतीजा ये होता है कि आप आज तो किसी से बंधवा के कोई काम करवा लोगे, लेकिन जिसको आपने बांध लिया वो घृणा करेगा आपसे। माँ बाप बच्चों से अपने मन की करवा तो लेते हैं, पर फिर ये भी बता दीजिए कि इतने वृद्धाश्रम क्यों खुले हुए हैं? बोलिए। फिर ये भी बता दीजिए कि भारत में जो सिविल केसेस हैं कोर्ट्स में, उसमें से 70% परिवारों के भीतर के ही क्यों हैं? बेटे ने बाप पे मुकदमा कर रखा है, बाप ने बेटे पे, भाई ने भाई पे, बेटी ने माँ पे, पति ने पत्नी पे। जवाब दीजिए। जानते हैं आप, न्यायालयों के सामने जो सिविल केसेस हैं उसमें से 70% परिवार के एक सदस्य द्वारा परिवार के ही दूसरे सदस्य पे दायर किए हुए मुकदमे हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि सबने एक दूसरे को बांध के रखा है। बेटा कहता है जब तो हुक्म चलाने का समय था तब तो तुमने खूब हुक्म चलाया, अब जब मकान के बंटवारे का समय आया है तो तुम बड़े भाई को ज्यादा दिए दे रहे हो, अभी दाखिल करता हूं मुकदमा। और फिर दायर हुआ मुकदमा, आप जाइए लड़िए कोर्ट में। ये नतीजा आता है एक दूसरे को बांध के रखने का। कलह, द्वेष। जिससे प्रेम करते हो एक सूत्र समझिए, उसे मुक्ति दो। जितना उसे मुक्त करोगे उतना वो तुम्हारा होता जाएगा। थोड़ी श्रद्धा रखो। जिसे प्यार करते हो उसे आजादी दो। जितनी उसे आजादी दोगे वो उतना तुम्हारा हो जाएगा, जीवन भर तुम्हारा रहेगा, और इतनी निकटता से तुम्हारा हो जाएगा कि तुम चाहोगे भी कि तुम्हें छोड़ दे तो छोड़ नहीं पाएगा। उसे बांधोगे, उसके साथ जबरदस्ती करोगे, उसे खो दोगे। खोने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता कि जिसे चाहते हो उसे पकड़ के रख लो। पकड़ा नहीं कि खोया, है ना वो पोस्टर, क्लच एंड यू लूज इट। पकड़ा नहीं कि खोया। और छोड़ो और पाओ। छोड़ दोगे वो खुद लौट के आएगा, पकड़ लोगे गंवा दोगे। सुंदरता भी तो प्रेम की इसी में है ना, कि सहर्ष आए, स्वेच्छा से आए। ये ज्यादा अच्छा लगता है कि खींचे खींचे आए, बलात् आए, ये ज्यादा अच्छा लगता है। एक बेटा है अगर, तो आपको तो खुशी होनी चाहिए कि उसे काबिलियत दे दी है कि अब आगे अपना जीवन अपनी समझ के अनुसार चल पाएगा। न सिर्फ अपना जीवन चला पाएगा बल्कि हमें भी सहारा दे पाएगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर बच्चे ऐसे हैं कि उनकी जिंदगी के निर्णय आपको करने पड़ रहे हैं, वो इस काबिल भी नहीं है कि अपने कदम पे चल पाए, कि अपनी जिंदगी के मूलभूत निर्णय खुद कर पाए, तो ये कैसे बच्चे पैदा किए आपने? जवाब दीजिए ना। ये कैसे बच्चे पैदा किए आपने? इन्हें तो मानसिक पोलियो है। इंजेक्शन क्यों नहीं लगवाया था? अगर वास्तव में माँ बाप ने अपना धर्म निभाया है तो बच्चा तो उड़ेगा, और यही माँ बाप के लिए खुशी की और गर्व की बात होगी कि देखो उड़ा, और जल्दी उड़ा। हमने ऐसे पोषण दिया, हमने ऐसे परवरिश दी कि उड़ा। और जिसको आज मानसिक तौर पे आपके सहारे की जरूरत पड़ती हो,
कि मम्मी मुझे यही नहीं पता कि मैं आगे की पढ़ाई करूं कि ना करूं, और करूं तो क्या करूं, और बार बार आके आपसे पूछे, एक बात बताइए, वो कभी आपको सहारा दे पाएगा? वो कभी आपको सहारा दे पाएगा? आपके लिए तो गौरव की बात होनी चाहिए कि उसकी टांगे मजबूत हैं, वो खड़ा हो गया है। अब वो खड़ा हो गया है तो आपको भी सहारा देगा। भारत में तो खूब होता है ऐसा, 30-30 साल के, 35-35 साल के हो जाते हैं और घर पे ही निर्भर बने रहते हैं। कई बार ना नौकरी लगी होती है ना कुछ, शादी के लिए भी घर वालों पे निर्भर है। अब शादी हो गई है, बच्चा हो गया है, बेरोजगार घर पे पड़े हुए हैं और पूरे तरीके से माँ बाप के निर्देशों पे चल रहे हैं। ये माँ बाप के लिए खुशी की बात होगी? बोलिए, जवाब दीजिए। नहीं होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब ये लोग जो मेरे साथ थे, जिनको देखा था कि अभी अभी 12वीं से निकल के लड़का आया है, अभी दाढ़ी मूछ भी नहीं है, अभी ऐसे काम कर जाते हैं जो कभी मैं किया करता था, मेरे ऊपर से बोझ हटा दिया। एक तरीके से ये विकल्प बन जाते हैं मेरा। मुझे फिर असुरक्षा की भावना थोड़ी ही आ जाती है कि अरे ये इतना आगे बढ़ गए कि मेरा काम करना शुरू कर दिया। इनसिक्योरिटी कैसी? गौरव की बात है, गौरव की बात है कि इतना आगे बढ़ गए कि अब उन्हें कई मामलों में मेरी सलाह नहीं लेनी पड़ती। कहिए, गर्व की बात है कि नहीं? कि कल तक मैं खिलाता था हाथ से तभी खाते थे, अब नहीं जरूरत है, अब अपने हिसाब से कर लेते हैं। ये तो कितनी मजेदार बात है। जब वो बड़े हो जाएंगे तभी तो आपके दोस्त बन पाएंगे ना। आप थके नहीं माँ बाप का फर्ज निभाते निभाते, और आपको इतना ही मजा आ रहा है माँ बनने में, तो उसको और थोड़ा कहिए कि बेटा अपनी उम्र कम कर दे, फिर वो पोतड़े भी घर लेके आएगा। भाई अगर आपको इतना ही लग रहा है कि पहले जैसे चलता था वैसे ही चलता रहे, तो पहले तो ये भी होता था कि चड्ढी में कर मारा, कहिए तो किया करें, ये कुरियर कराएं नोएडा से मुरादाबाद हर हफ्ते, फिर धो के सुखा के वापस भेजा करिए, बड़े प्रेम की बात होगी। देखो अभी तक लाडला चड्ढी में ही हकता है और मां से ही धुलवाता है। अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो अधिकतर लोगों को रहता है ना, ये बच्चे तो पैसे की तरफ बिल्कुल झुकते नहीं है ना, अद्वैत में जाने के बाद तो पैसे की मतलब वही नहीं रखते। और family उसके वाले कहते हैं, आसपास अच्छे से के अच्छे लोग package में जाए। जितना कमा रहे हैं, कम से कम उनके बराबर तो कमा ही रहा है, और अधिकांशतः से ज्यादा भी कमा रहा है। अपनी जरूरतें तो पूरी कर, न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि चाहे तो बचा भी सकता है। और उसकी अवस्था में मुझे दिखा दीजिए कि उसी की पृष्ठभूमि के लोग कौन है जो उससे ज्यादा कमा रहे हैं। लेकिन फिर भी कल्पना ऐसी रहती है कि अद्वैत में ना होता तो जाने कितने करोड़ मार रहा होता। और अद्वैत वालों ने लूट लिया, नहीं तो अरबपति तो हो गया होता मेरा छोरा। वो यही तो कहता है, मम्मी बीटेक में दो, किसी का चेक नहीं आया, मेरे चेक आते हैं। फैमिली में किसी ने ये काम नहीं किया। थोड़ा तथ्यों के पास जाइए, यही बोलता हूं। उसकी पृष्ठभूमि के जो बाकी लोग हैं, उनमें से आधे तो ऐसे हैं जो कमा ही नहीं रहे, उनकी नौकरी ही नहीं लगी, और जिनकी लगी है उनकी तनख्वाहें कितनी हैं एक बार जांच तो लीजिए, और फिर बताइए कि उसकी कम है क्या। नहीं, उसका कोई मैटर नहीं है यहाँ पे। कभी कभी इच्छा होती है कि ये और पढ़ता, ये लगता पढ़ है। ही तो रहा है, इससे ज्यादा और कहाँ पढ़ेगा। पढ़ पढ़ के पागल हुआ जा रहा है। सर हमें भी सेशन में कितनी पढ़ाई करनी पड़ रही है। आप तक को तो पढ़ना पड़ रहा है। देखिए आप कह रहे हैं वो नहीं पढ़ रहा, बैठा रहता है दिन रात वहीं ब्लॉग पे, पढ़े ही जा रहा है, पढ़े ही जा रहा है, पढ़े ही जा रहा है। आप एक बात बताइए, आप दोनों लोग शिक्षा के क्षेत्र से हैं, आप शिक्षा को इतने सीमित अर्थों में कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि डिग्री मिले तो ही मानेंगे कि पढ़ाई करी। स्वाध्याय नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? कितने ही ऊंचे से ऊंचे लोग हुए हैं जिनके पास यूनिवर्सिटीज की डिग्री नहीं थी, पर 10 भाषाओं की उनको महारत हासिल थी, दुनिया की उन्होंने ऊंची से ऊंची किताबें पढ़ रखी थी। कैसे? सब स्वाध्याय से।
पर आप पढ़ाई ही तब मानते हो कि जब कोई और आकर के उसके बदले में डिग्री दे। जिस दिन लोग कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, उस दिन उनकी पढ़ाई बंद हो जाती है। ये जिस दिन से कॉलेज से निकला है जिंदगी में, इसने पहली बार पढ़ना शुरू किया है, इसीलिए पढ़ा भी नहीं जाता बेचारे से, रोज डांट खाता है। मास्टर्स हो जाएगी, इतना उत्तेजित मत होइए। अगर इसी से आपको सुकून मिलता है कि मास्टर्स हो जाए, तो मास्टर्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 साल का खेल होता है, हो जाएगी। ठीक है, ये भारत में रस्म है कि जिस दिन लड़का 21 साल का हुआ नहीं और ग्रेजुएट हुआ नहीं, उसी दिन उसको पीजी में दाखिल करा दो। दुनिया के किसी भी विकसित देश में चले जाइए, अमेरिका जाइए, वहां पर एमबीए करने की, एमबीए में आने की औसत उम्र ही 30 साल है। लोग कहते हैं जरा पहले 5 साल 7 साल दुनिया देख लें, उसके बाद आगे की पढ़ाई करेंगे। तो इतना क्यों आप व्यग्र हुए जा रहे हैं कि आज ही हो जाए और मास्टर्स कर ले? कर लेगा, बहुत समय, बहुत बहुत समय है, हो जाएगा, बहुत तरीके। एक बात है, हमारे पेरेंट्स ने या मतलब पेरेंट्स ने जनरली जो कर दिया जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हमें हुई हैं, अब जाके भी रियलाइज कि अच्छा, तो एक एनिमोसिटी आ जाती है कि दे आर टू बी ब्लेम्ड फॉर आवर फेलियर्स एंड व्हाटएवर सफरिंग्स दैट वी हैव गॉन थ्रू। नाउ वी कैन नॉट गो बैक इन टाइम। तो अब उन्हें माफ कैसे किया जाए, या कैसे, हाउ टू मेक पीस विद इट? By seeing that they are just what you are. जैसे तुम्हें हजारों गलतियां करने का हक है, वैसे ही उनको भी है। देखो, तुम में से यहाँ कोई ऐसा नहीं बैठा है जो चाहे तो 2-4 दिन के अंदर माँ या बाप नहीं बन जाए। ठीक है ना? तुम्हारी अभी हालत क्या है? तुम बिल्कुल शुद्ध सत्य के प्रतिनिधि हो, दूध में धुले हुए हो। तो तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे ही थे जब उन्होंने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे ही तरह। अगर तुम आज गलत हो सकते हो और गलत होने के लिए अपने आप को माफ भी कर सकते हो, तो माँ बाप के प्रति वैर क्यों रखते हो? तुम आज एक उम्र के हो, जो भी तुम्हारी उम्र है, 25 साल, 30 साल, 20 साल, जो भी उम्र है, तुम्हारी ही उम्र में तो वो रहे होंगे ना जब उन्होंने तुम्हें पैदा किया होगा। सोचो, तुम्हारी माँ बिल्कुल तुम्हारे ही जैसे हैं, ऐसे बैठी हुई हैं। उन्होंने कौन सा बहुत जीवन देख लिया, उन्होंने कौन सा बोध की गहराइयों में प्रवेश कर लिया। वो गलतियां क्यों नहीं कर सकती? और तुम होते कौन हो ये कहने वाले कि उन्हें माफ करना है कि नहीं करना है? उनका जीवन था, उन्होंने जो किया सो किया, तुम अपना देखो। अब इस पर आते हैं कि उन्हें माफ करना मुश्किल क्यों हो जाता है। माफ करना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि तुमसे बोल दिया गया है कि माँ बाप तो देवी देवता होते हैं और देवी देवताओं को तो आदर्श होना चाहिए, परफेक्ट। तब इसलिए लगता है कि यार इन्हें तो देवी देवता होना था, ये तो वो निकले नहीं। देवी देवताओं से तुलना करने के कारण फिर लगता है कि ये माँ बाप बड़े घटिया थे। उन्हें देवी देवता की तरह नहीं, इंसान की तरह देखो, फिर माफी वाफी का कोई सवाल नहीं है। माँ बाप खुद अपना नुकसान करते हैं बच्चों को ये पढ़ा करके कि माँ बाप भगवान होते हैं। कह तो दिया बेटे को माँ बाप भगवान होते हैं, वो बेचारा भोला, उसने मान भी लिया, और फिर किसी दिन उसने जान लिया कि तुम हो क्या और करते क्या हो, तो कहेगा भगवान ये सब भी, ये तो किसी किताब में पढ़ा नहीं था, भगवान का ये रूप भी होता है। तो उसके मन में ये बात डालो ही नहीं कि देवी हो कि देवता हो कि आदर्श हो कि भगवान हो। सीधे कहो यार, हाड़ मास के पुतले हैं, जैसे तुम हो वैसे हम हैं, और मित्रता का रिश्ता रखो। माँ बाप में और बच्चे में अगर कोई रिश्ता चल सकता है तो वो है मित्रता का। मित्रता बड़ा विशुद्ध प्रेम होती है, क्योंकि वो न जन्म पे आधारित होती है न स्वार्थ पे। जिस दिन माँ बाप बच्चे के दोस्त बन गए, उस दिन समझ लो कि अब वो रिश्ता अमर हो गया। आ रही बात समझ में? और ये बात सिर्फ माँ बाप और बच्चों के बीच में नहीं है, सबके बीच में है। भाई भौजाई भी, चचा भतीजी भी, जीजा साली भी, और कौन कौन से होते हैं बहुत जानता नहीं। दुनिया के जितने रिश्ते होते हैं उनमें दम तभी रहेगा जब वो यारी के हैं। जब तक बाप और बेटा साथ नाच न सकते हो तब तक समझ लो कि अभी रिश्ते में दूरी है। इसमें कठिनाई सिर्फ
अभिभावकों के पक्ष से नहीं है, बच्चों के पक्ष से भी उतनी ही कठिनाई है। बाप और बेटे को कहो कि साथ नाचना है तो बाप को तो संकोच होगा ही, बेटे को भी दिक्कत होगी। तो बेटे को भी बहुत दम चाहिए नाच लेने के लिए। अपना कोई छिन जाए तो कैसा लगता है मुझे पता है। मैं आपका बेटा नहीं छीनने वाला। वो भाग भी रहा होगा तो उसे पकड़ के लौटा दूंगा। अब आप उसे डंडा मार मार के ऐसा कर दो कि वो भाग जाए तो मुझे मत कहना। यहाँ जितने बैठे हों फाउंडेशन वाले या जिन्होंने भी मुझसे कभी एकांत में या निजी बातें की हों, किसी से पूछिए कि मैंने किसी को आज तक ये सलाह दी क्या कि अपना रिश्ता तोड़ लो, या जिनके साथ रहे हो उनसे मुंह फेर लो। पूछिए, किसी को दी सलाह? पूछिए, किसी को दी है? बल्कि जो ऐसे होते हैं कि अपनों से अलग हो रहे होते हैं, बेगाने हो रहे होते हैं, उन्हें वापस भेजता हूँ। थोड़ा सा भरोसा रखिए। मेरा काम किसी के परिवार के खिलाफ साजिशें करना नहीं है, जोड़ने का काम है मेरा। साथ ही साथ ये भी समझिए कि जब बच्चे जवान हो जाते हैं तब उन पर बहुत सीमित ही बस चलता है किसी का। तब तो फिर वो अपने अनुसार दुनिया को देखते हैं और अपने निर्णय लेते हैं। उन्हें जो आकर्षक लगता है उसकी ओर खींचे चले जाते हैं, जो आकर्षक नहीं लगता उधर की ओर कोई जिम्मेदारी ही नहीं समझते। और मैं नहीं कह रहा हूं ये बात सही है, पर ये बात है ऐसी, और हमें इसको स्वीकार करना चाहिए कि ऐसा है। सर मैं अपने पापा से पिछले 8-9 महीने से बहुत नाराज़ चल रहा था। आज भी मतलब आया था तब भी नाराज़ था। मैं उनसे बात नहीं करता, क्योंकि मैं उनसे बात करता हूँ तो फिर मैं उन्हें समझाता ही हूँ या डांटता ही हूँ कि उन्होंने बिज़नेस में बहुत गलत डिसीजंस लिए। और शायद इसी वजह से कि यही बताया गया कि वो भगवान है, वो गलती नहीं कर सकते। माँ बाप की तरफ थोड़ा सा संवेदनशीलता रखा करो, जरा सहानुभूति रखा करो। तुम तो आज के युग की पैदाइश हो, तुम्हें इंटरनेट भी उपलब्ध है। तुम्हें जितनी सुख सुविधाएं हैं, जितना पैसा है, उतना उनको नहीं था। तो अगर उन्होंने जिंदगी में कुछ ऊंच नीच कर भी दी तो उनको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। तुम तो आज ज़रा ज़रा सी बात के लिए गूगल कर लेते हो या किसी से पूछ लेते हो। तुम जब पैदा हुए थे उस समय तो घरों में फ़ोन भी नहीं होता था कि किसी से कुछ पूछ लें। तुम्हारे पास गूगल है, उनके पास फ़ोन भी ना रहा होगा। लोग लैंडलाइन के लिए अप्लाई करते थे, 2.5 साल में नंबर आता था फ़ोन लगने का। अगर घूस देने को ना तैयार हो तो 2.5 साल में आता था नंबर। तो अगर कुछ कमी रह गई, कुछ खोट रह गई, तो उसको ये उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखा करो। और जो आज तुम कहते हो, जिस ज्ञान के दम पे आज आगे बढ़ते हो, ये भूलो नहीं कि उस ज्ञान के आने में उनका क्या रोल है। बिजनेस डिसीजन आज तुम्हारे लिए आसान है कि तुमने एमबीए कराओ चाहे ना कराओ, किसी से पूछ सकते हो। तुम्हारे बिजनेस की जो स्थिति चल रही है लिख दो, क्या पता तुम्हें कोरा पे ही उसका जवाब मिल जाए। उनको ये सब थोड़ी मिला हुआ था। सो इट इज़ बट सर्टेन दैट दे विल मेक मिस्टेक्स। ये पक्का है कि माँ बाप की जानकारी तुमसे कई मामलों में कम होगी। ये भी पक्का है कि कई मामलों में वो गलतियां करेंगे, और ऐसी गलतियां करेंगे कि तुम्हें लगेगा कि यार कोई ऐसी गलती कैसे कर सकता है। पर ये भी तो देखो कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है। फल जब भी लगता है तने से ऊपर ही लगता है। अब फल क्या ये बोले कि तना नीचा है मैं ऊपर हूं? तना ना होता तो फल कहाँ से आता? और तना क्या बोले कि जड़ नीचे है मैं ऊपर हूं?
जड़ ना होती तना कहाँ से आता? रिश्ता असली रखिए, असली असली, फिर हर रिश्ता बढ़िया चलेगा। और जहाँ कहीं रिश्ते में धोखा होता है, छल होता है, मुखौटे होते हैं, वहाँ कोई भी रिश्ता हो वो खराब हो ही जाना है। चाहे वो आपके व्यापारिक संबंध हो, चाहे आपकी काम वाली से हो, चाहे बेटे बहू से हो, चाहे किसी से हो। असली है तो चलेगा, नकली है तो बिखरेगा। पूर्ण विराम। कुछ मूलभूत बातें होती हैं जीवन की, उनका पालन करो। किसी का शोषण नहीं करना है, किसी पे अपनी अपेक्षाएं नहीं लादनी है, किसी के बारे में पीठ पीछे धारणाएं नहीं बनानी है। और कोई धारणा यदि बन रही है तो उसको आमने सामने जांच भी लेना है, बात भी कर लेनी है, खुलासा कर देना है। यही कुछ जीवन की मोटी मोटी बातें होती हैं, इनका पालन करते चलो, हर रिश्ता सुंदर चलेगा। और कभी किसी रिश्ते में जब खरखराहट आती है तो इसीलिए आती है क्योंकि इन्हीं बातों का पालन नहीं किया गया होता है। या तो आपके मन में ये भावना आ गई होती है कि किसी का दोहन कर लें, एक्सप्लॉइटेशन, या आपने अपनी अपूर्ण इच्छाएं किसी के ऊपर लाद दी होती हैं, या आप किसी से डर गए होते हो। ऐसी ही बस एक दो बातें। ये सब ना हो तो हर रिश्ता सुचारू चलेगा, कोई भी रिश्ता।